नमस्कार। एक वक्त पे उत्तर प्रदेश की गिनती देश के बीमारू राज्यों में होती थी। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को देश में निवेश का एक बड़ा केंद्र बनाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं, वक्त से कई सारी दिक्कतें रही हैं। उन सब से निपटने के लिए मुख्यमंत्री का आखिरकार प्लान है क्या, और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश इंडिया में इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा केंद्र बन सकता है? इसी सब पर बात करने के लिए आज हम लोग लखनऊ में हैं और हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैं शुरू करना चाहता हूं आपसे जानते हुए कि आपका निवेशकों के लिए सबसे बड़ा पिच क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे तट नहीं है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, यहाँ पे कोस्टल रीजन्स हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, हाईवेज के लिए फैसिलिटीज हैं। उत्तर प्रदेश की एक हिस्टोरिक बैगेज भी रही है कि ये बीमारू राज्य है। आपके हिसाब से हिंदुस्तान के और विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में बुलाना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपका मेन पिच क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष के दौरान डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के कारण आज बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है और वह आज एक देश के विकसित राज्यों की ओर अग्रसर हुआ है। पिछले 6 वर्ष के अंदर जो उत्तर प्रदेश की विकास दर रही है, यह हर एक नागरिक के साथ साथ हर उद्यमी के लिए, हर निवेशक के लिए एक नई कौतूहल और आशा भरी निगाहें हैं, आश्चर्यजनक तरीके से उनको देख रहा है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य कोविड-19 के बावजूद रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आगे बढ़ सके, तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पोटेंशियल है आज तक किसी ने भी रखने का प्रयास नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था में देश के अंदर रही है। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मैन पावर, युवा शक्ति हमारे पास मौजूद है। और औद्योगिक निवेश की जो आधारभूत शर्त होती है वह एमएसएमई का बेस होता है। यूपी के अंदर एमएसएमई का बेस परंपरागत रूप से चला आ रहा था, लापरवाही के कारण वो बंदी की कगार पर था। पिछले 6 वर्ष के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से प्रमोट किया गया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पे यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं, जिसने यूपी को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में देश और दुनिया के सामने रखा है। और यूपी के पास अपना एक लैंड बैंक है, जिसके माध्यम से हम निवेश को प्रदेश के अंदर आकर्षित कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य डबल इंजन सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर किए हैं, 6 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, 7 पे कार्य चल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन के साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर 7 नए एयरपोर्ट क्रियाशील यूपी के अंदर हुए हैं। 5 सिटी के अंदर हमारी मेट्रो संचालित हो रही है। रैपिड रेल का संचालन बहुत शीघ्र यूपी के अंदर हो रहा है। और आज के दिन पर लैंडलॉक्ड स्टेट से भी उभर करके हम लोग देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में संचालित हो चुका है। पूर्वी बंदरगाह से यूपी को जोड़ने का एक माध्यम मिल चुका है। आपके विरोधी कहते हैं कि इनमें कई सारे दावे ऐसे हैं जिनकी हकीकत उतनी नहीं जितनी कि योगी जी बताते हैं। आपने 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, एक और आप समिट करने वाले हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इंटेंट और प्रपोजल्स की बातचीत की गई थी, उसमें से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पैसा लगा कितना? देखिए, हमने
फरवरी 18 में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। इन्वेस्टर समिट में हमारे पास 4,68,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे साथ हुए थे और ये एमओयू केवल एमओयू तक सीमित नहीं थे। हमने इसके बाद 3 ग्राउंड ब्रेकिंग के सेरेमनी आयोजित किए। किस एमओयू के साथ हम कब उसको जमीनी धरातल पर उतार रहे हैं वह भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर करके दिखाया और 468 में से ज्यादातर को, और मेरा मानना है पिछले 5 वर्ष के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए के निजी प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं, जिसमें प्रदेश का पहला डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में चालू हो चुका है। डिस्प्ले यूनिट देश की पहली प्रारंभ हो चुकी है। पेप्सिको का कोसीकला मथुरा का प्लांट 1200 करोड़ रुपए का फूड प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा प्लांट है, प्रारंभ हो चुका है। यूनिलीवर का हमीरपुर का प्लांट प्रारंभ हो चुका है। बर्जर पेंट हरदोई ये सब प्रारंभ हो चुकी। इस प्रकार की हजारों यूनिट प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर चुकी है। इसलिए देखिए, टिप्पणी करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है वही वास्तविक सच्चाई है और हम उन्हीं चीजों को लेकर कर रहे हैं। और यह जो विश्वास आज निवेशक दिखा रहे हैं यूपी के प्रति, आज देश के सबसे अच्छे निवेश गंतव्य के रूप में यूपी जाना जा रहा है। तो इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि यूपी ने उस प्रकार की संभावनाओं को विकसित किया। आप हाल ही में मुंबई में रोड शो करने खुद गए, आपकी टीम में हैदराबाद में, बेंगलोर में, विदेश में तमाम रोड शो हुए। जो आपका अभी बड़ा समिट हो रहा है उसमें आपका खुद का अनुमान क्या है? अगर 4,68,000 करोड़ रुपए के पिछली दफा एमओयूज थे, आपने अपने लिए, अपनी टीम के लिए टारगेट क्या रखा है और सबसे बड़ी हेडलाइन अनाउंसमेंट क्या होने वाली? क्या वो एक प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि एक शोकेस बन सकता है? जैसे वेदांता ने गुजरात में कहा कि हम सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, उसको लेकर खूब चर्चा हुई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो महाराष्ट्र से तोड़ के यहां पे लाए। आप किस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे एक्साइटेड? देखिए, हमने यूपी में जिन 25 सेक्टर में निवेश की संभावना है उससे संबंधित सेक्टोरियल पॉलिसीज हमारे पास है। सभी के प्रस्ताव हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। यह पहली बार होगा कि निवेश केवल गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में नहीं होगा, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में होगा और एक साथ सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। जितनी उत्तर प्रदेश की जीडीपी है उससे ज्यादा की निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अगले कुछ वर्षों के अंदर करवाएंगे। 22 लाख करोड़ से ज्यादा? मैं क्या करूं, उससे ज्यादा का हो जाएगा। इस दफा आप 22 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन करने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूं ना, उससे ज्यादा का हेडलाइन ग्रैबिंग फिगर। मैं क्या कह रहा हूं, उससे ज्यादा के निवेश हम यूपी के अंदर करवाएंगे। उत्तर प्रदेश को एक एडवांटेज ये है कि आप एनसीआर रीजन के पास में हैं, तो जो वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है वो इंडस्ट्रियलाइज भी तेज रफ्तार से हो रहा है। एक प्रशासक के तौर पे आपका चैलेंज ये है कि रीजनल इंबैलेंस ना बने और वेस्टर्न यूपी में जो निवेश हो रहा है उसको आप ईस्ट में, बुंदेलखंड में भी लेके आए। लेकिन ईस्ट और बुंदेलखंड में आप किसी निवेशक को क्या बता रहे हैं वो क्यों आए? क्योंकि वहां पे पिछड़ापन है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। वेस्ट यू के पास एनसीआर है, वहां पे हवाई अड्डे हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप कैसे कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो सुई है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के बाकी रीजन में भी जाए? देखिए राहुल जी, लगता है आप 6 वर्ष पुरानी बातें कर रहे हैं। देखिए, क्षेत्रीय संतुलन से यूपी अब उभर चुका है। एक समय था जब निवेश का जो सबसे अच्छा डेस्टिनेशन था वह वेस्टर्न यूपी में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद माना जाता था। आज यूपी की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। एयरपोर्ट्स, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन में
3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। लखनऊ सेंट्रल यूपी में आता है, वाराणसी और कुशीनगर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं। अगर पिछले 6 वर्ष के अंदर के अगर आप उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे तो पिछले 6 वर्षों के अंदर क्षेत्रीय संतुलन काफी हद तक दूर हुआ है और अगले 2-3-4 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी ये आर्थिक रूप से एक समरूपता में आते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने इसके लिए मध्य यूपी में कुछ जनपदों में हमें कार्य करने की आवश्यकता है, तो गंगा एक्सप्रेस वे को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं, वाटरवे को और अच्छे ढंग से अन्य नदियों में भी उनकी संभावनाओं के लिए सर्वे के कार्य चल रहे हैं। और मेरा मानना है यूपी के अंदर संभावना है, यूपी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मैं आपका इस वक्त इंटरव्यू कर रहा हूं, मुझे वाइब्रेंट गुजरात से ठीक पहले के वो दिन याद आ रहे हैं जब इसी तरीके से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू करते थे। और कहीं ना कहीं जो वाइब्रेंट गुजरात के समिट्स हुए वो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक इमेज मेकओवर का मौका था कि एक नई इमेज बने, एक इन्वेस्टमेंट को लेके, डेवलपमेंट को लेके, इकोनॉमी को लेके। क्या आप भी इन तमाम इन्वेस्टमेंट समिट्स को, इन्वेस्टर्स को, बड़े उद्योगपतियों को जो आपकी पिच है उनको अट्रैक्ट करने की आपकी कोशिश है, क्या आप उसको एक इमेज मेकओवर का मौका देखते? देखिए, मैं इमेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए पार्टी का जो एजेंडा है, उनके समग्र विकास का, उनके ईज ऑफ लिविंग का और यहां के युवाओं के लिए उसके गांव, उसके जनपद, उसके क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराने का हम उस मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। और इसमें मैं आभारी हूं केंद्र सरकार का, अपने हर उस निवेशक का जो उत्तर प्रदेश पे विश्वास करके उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहा है। तमाम इंडस्ट्रियल हाउसेज में आपके हिसाब से यूपी के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सबसे ज्यादा बुलिश कौन है, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसमें, सबसे ज्यादा जोश किसमें, जो कि आपको लगता है कि यूपी में बड़ी उम्मीद देखते हैं? देखिए, हर एक निवेशक दुनिया के अंदर भी, देश के अंदर भी और जनपद के अंदर का भी, देखिए हमने 3 चरणों में रोड शोज किए हैं, दुनिया के 16 देशों में हुए हैं, देश के अंदर 8 बड़े महानगरों में हुए हैं और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी हुए हैं। इस दफा तो मैं देख रहा था कि डावोस में जो लिस्ट थी उसमें भी आपका नाम था, एंड में आप मुझे जाना था, बाद में फिर मेरा कार्यक्रम इलेक्शन के कारण स्थगित होना पड़ा। लेकिन मेरा यह मानना था कि हमारी टीम, पहली बार यूपी की टीम दुनिया के मंचों पे गई थी और दुनिया ने जैसे उसे हाथों हाथ लिया था, हमारे लिए बहुत जो है उत्साहवर्धक था। कर्नाटक में सबसे ज्यादा इंडिया में एफडीआई आता है, काफी वक्त से महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा केंद्र है, गुजरात इंडिया के सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में है। आप जब इन स्टेट से तुलना करते हैं, अगर आप सीईओ हैं, अगर आप सीईओ की कुर्सी में बैठे हैं यूपी के, तो कंपेटिटिव एडवांटेज होता है और यूपी के कई सारे कंपेटिटिव डिसएडवांटेजेस भी हैं। बाकी राज्यों की तुलना में अगर कोई निवेशक सोचे कि मैं यूपी क्यों आऊं, तो उसका क्या जवाब है? देखिए, यूपी आपको सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, यूपी में एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस आपका है, यूपी में आपको देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र पोर्टल के रूप में, आपके एमओयू को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए निवेश सारथी के रूप में, आपने निवेश किया है, आपको शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ जोड़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मैन पावर आपको उपलब्ध करा सकता है और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य है और हर निवेशक आज इस बात को समझ रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा भी बहुत है। हकीकत यह रही है कि यूपी हो या बिहार, अब तक ज्यादातर युवा यूपी बिहार छोड़ के बाकी राज्यों में जाते थे, गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, वहां काम करने के लिए, विदेश जाते हैं। उनको यहां पे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनकी स्किलिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि जो यहाँ पे अगर उद्योग लगता है तो लोकल्स को उसका फायदा मिले और उनके पास वो स्किल्स हो ताकि वो वहां पे कंपनी को फायदा पहुंचा पाए? देखिए, इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है।
और ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका है। हमने 2 वर्ष पहले सीएम इंटर्नशिप की एक स्कीम निकाली थी। इस स्कीम के अंतर्गत अपने यूथ को, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने यूथ थे, उन यूथ को हमने इंडस्ट्री के साथ जोड़ा था और इंडस्ट्री से कहा था कि भाई आप अपने यहां मैन पावर की तर्ज पर इन लोगों को आप लीजिए, आधा मानदेय स्टेट देगी, आधा आप देंगे। तो काफी बड़े पैमाने पे यूथ के पास वहां पर एक नया अनुभव आया था कार्य करने के लिए। इस बार हमने अपने यूजी और पीजी के अपने सभी यूथ के लिए व्यवस्था की है। दूसरा, 2 करोड़ यूथ को जो ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, उन्हें हम टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के तकनीकी रूप से सक्षम भी बना रहे हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है। 20 लाख यूथ को हम वर्तमान में जोड़ चुके हैं, शेष को हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं। पीएम स्किल मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में कार्य करने वाला राज्य है। यूपी ने इस दौरान अपने सीडी रेशियो को बहुत बेहतरीन किया है। जो पहले 43-44% था, जो 53-54% जा रहा है, और मेरा अनुमान है कि जीआईएस के बाद ये 60% को क्रॉस करेगा। तो यूपी एक उस दिशा में आगे बढ़ा है और ये सभी कार्यक्रम यूपी के यूथ के लिए ही है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि पिछले साल कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस स्टेट में आया। कर्नाटक में कुल मिला के हिंदुस्तान में जो एफडीआई आया उसका 37% हिस्सा आया, महाराष्ट्र में 26%, दिल्ली में 14%, तमिलनाडु में 5%, हरियाणा में 4.5%। उत्तर प्रदेश टॉप लिस्ट में नहीं है। आपने क्या टारगेट रखा है और इस वक्त बाकी स्टेट से आगे आप कैसे निकलेंगे? आपके क्या एक्सपेक्टेशन? अभी हमें लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं एफडीआई के, जो इस जीआईएस के माध्यम से हम फिर उसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट यूपी में स्थापित हो चुका है, जिसने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर दिया है। हरदोई में ही बबले स्कॉट का यूके का जो यहां पे प्लांट लगा है, उसकी पिस्टल यहां पे बनने का कार्य अपने हरदोई के संडीला में प्रारंभ हो चुका है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यहां यूपी में भी आए हैं। नहीं, पर एक जो क्रिटिसिज्म है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हब आप एनसीआर रीजन के नजदीक नोएडा में बना रहे हैं, वो ये कि यहाँ पे असेंबली का काम ज्यादा हो रहा है। मैंने अभी रघुराम राजन से इंटरव्यू किया, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर। उन्होंने कहा कि वैल्यू एड कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू कितना ऐड कर रहे हैं। ये क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, यूपी एक बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे आके तो महज असेंबली हो रही है। वैल्यू चेन में आप ऊपर बढ़ें, उसके लिए आपका क्या प्लान है, ताकि केवल असेंबली ना हो, भारत के बाजार का कोई फायदा उठाए वो नहीं, यहां पे मैन्युफैक्चर करके विदेश में निर्यात हो, उसके लिए? देखिए, यूपी के अंदर आज के दिन पे देश के अंदर के जितने भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, उसमें से 45% यूपी के अंदर हो रहे हैं और ये संख्या आगे बढ़ने वाली है। ये बड़ी बात है। एक दूसरा, एक बड़े पैमाने पर वो यहां से एक्सपोर्ट होते हैं। वो अखिलेश कहते मैं करके गया, योगी जी क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, यही तो सच्चाई है कि वह सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सच्चाई ये भी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर रहती तो सैमसंग यहां से बाइंड अप करके चला गया होता है। वो क्यों? क्योंकि उनके मिनिस्टर उनके पीछे पड़ गए थे। और जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आई, तो मैंने तत्कालीन अपने औद्योगिक विकास के मंत्री को बुलाया। मैंने कहा भी ये सैमसंग का मामला क्या है। वो छोड़ना चाह रहे थे उस टाइम पे। सैमसंग उस समय लगभग बाइंड अप करने का अपना निर्णय ले चुका था। टीसीएस अपने आप को बाइंड अप करने का निर्णय ले चुका था, टाटा कंसल्टेंसी। तो फिर मैंने दोनों को बुलवाया और बुलवा करके मैंने दोनों की साथ बैठक स्वयं की। फिर औद्योगिक विकास के मिनिस्टर को मैंने लगाया। मैंने कहा भी देखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। टीसीएस के साथ, टाटा सन्स के चेयरमैन के साथ तो मैंने स्वयं बैठक की थी, चंद्रशेखरन जी के साथ। मैंने स्वयं बैठक की थी और मैंने बैठक करके उनको कहा, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्टेट पे विश्वास किया। टीसीएस मौजूद है यूपी में और इसके बाद उन्होंने नोएडा में और अच्छा निवेश किया। लेकिन सैमसंग से जुड़ी हुई समस्या के लिए मैंने 1 सप्ताह का समय औद्योगिक विकास विभाग के अपने मंत्री को दिया। भाई 1 सप्ताह के अंदर इनसे जो भी इनके मामले, इसका समाधान आप करेंगे और अगले 15 दिन के अंदर फिर इनके शिलान्यास के कार्यक्रम को भी आप संपन्न करेंगे।
और उसके बाद तब उनका प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर लग पाया था। मैं जब आपको सुन रहा हूं ऐसे बोलते हुए ये, और क्योंकि हमने आपके सीएम बनने से पहले भी कई मर्तबा इंटरव्यू किए, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। आपका जो अप्रोच है, इस तरीके से आप ऑलमोस्ट यूपी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह एक तरीके से अगर किसी इन्वेस्टर को प्रॉब्लम हो रही है या एग्जिस्टिंग कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजॉल्व किया जाए, ये आपने अपने आप को तैयार कैसे किया इस चेंज के लिए? देखिए, हमारे लिए प्रेरणा और हमारे मार्गदर्शक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन प्रदेश के हित में हमें क्या कदम उठाने हैं वह हमें स्वयं भी समझने होंगे और उनको देखना होगा। अगर एक निवेशक प्रदेश के अंदर यहां के विकास के लिए और यहां के यूथ के रोजगार के लिए, उनकी नौकरी के लिए आवश्यक है, तो हमें उसको यहां पर हर प्रकार की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। एक जो हाल ही में सरकार का डेटा सेट आया था उसमें कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्टेट पे है, आंध्र प्रदेश आपसे आगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया, रिफॉर्म। कैसे ये हुआ? और दूसरा, क्या आप आंध्र से आगे निकलने का टारगेट आपने अपनी टीम को दिया है? मैंने कहा ना, देखिए, हम लोग एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाते हैं और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ कोई भी राज्य आगे बढ़े, अच्छी बात है, देश का है। किस स्टेट को अपना सबसे बड़ा कंपटीटर मानते हैं? देखिए, हम किसी को अपना कंपटीटर नहीं सर मानते। ऐसे हो नहीं सकता, हर मैंने सीओ कहा में तो कंपटीशन होता ही देखिए, है। कोई कंपटीशन नहीं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का परिणाम है कि निवेश यूपी के अंदर आने जा रहा है और इस निवेश का परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए भी, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए भी और देश की इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहे हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी छवि बनाता है अपनी क्षमता और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश अगर हम स्टॉक मार्केट के टर्म्स में कंपेयर करें तो एक बहुत ही बैटर्ड स्टॉक था, मतलब बहुत ही पिटा हुआ स्टॉक था, क्योंकि बहुत ही मतलब निचले स्तर पे पिटा हुआ। अगर आप उसको टर्न अराउंड कर देते हैं और वाकई में उत्तर प्रदेश को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं जहां पे निवेशक आना चाहते हैं, तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपकी वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर जो आप ये कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि 22 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा, अगर वो वाकई में आया तो फिर तो आप इंडिया के नंबर 1 सीईओ हो जाएंगे। आप चंद्रा की बात कर रहे थे, चंद्रा को आप पीछे छोड़ देंगे। इतना टर्न अराउंड तो किसी भी कॉर्पोरेट सीईओ के लिए करना मुश्किल। अभी एक सप्ताह का से ज्यादा समय नहीं है 10 तारीख के लिए, 10 फरवरी के लिए, तो इसलिए एक सप्ताह का इंतजार कर लीजिए। 10 तारीख को हम घोषणा करेंगे जब, तो बड़े शौक से उसको नोट करना और फिर अपने अच्छा, जो मैं नोट करूं अपने वो ना शो में नोट इसको करूं, दिखाइएगा। हमारे दर्शकों को नोट करना चाहिए कि योगी जी के चेहरे पे इस वक्त कितनी बड़ी मुस्कान है। मतलब इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आपको इससे इतनी खुशी मिल रही है, ये कहीं ना कहीं यूपी के यूथ के लिए हाँ। और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए जो अच्छा होगा उसमें मुझे खुशी होगी। अभी हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप ने मूड द नेशन किया सी वोटर के साथ, उसके आंकड़े में लेके आया था। उसमें यह सवाल पूछा गया कि देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। नंबर 3 पे थी ममता बनर्जी 7.3, नंबर 2 पे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये है नेशनल पॉपुलैरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, राज्य के अंदर उस मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि देश भर में पॉपुलैरिटी। और नंबर 1 पे थे योगी आदित्यनाथ 39.1, अरविंद केजरीवाल से 2 गुना से ज्यादा। नंबर 1 सीएम आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप इंडिया के नंबर 1 सीएम हैं? देखिए, मैं उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, लेकिन मैंने सर्वे मेरे सामने भी आए थे और किस परिप्रेक्ष्य में थे मैंने उसको पूरा देखा, मैं उसको देख नहीं पाया था। लेकिन जो है, मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के हित में जो होगा हम उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। अच्छा लगता है जब इस तरह के नंबर्स आते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। हम लोग देखिए, हमारे लिए कोई अच्छा बोले बुरा बोले, एक योगी के रूप में हम समत्व भाव के साथ कार्य करने में विश्वास करते हैं। मैं चर्चा करना चाहता हूं इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स रिपोर्ट की। ये एक आंकलन है, हम इकोनॉमिस्ट के साथ कार्य करते हैं कि अलग अलग गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के पैमानों पर कौन सा स्टेट कहां पे खड़ा होता है। इसमें यूपी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट है, जो कि एक वाकई में बड़ी उपलब्धि है कि जहां पे पहले कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी वो अब बेस्ट इंप्रूव्ड स्टेट की श्रेणी में आ रहा है।
लेकिन अगर कुल मिला के देखते हैं कि ओवरऑल रैंकिंग्स में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा होता है यूपी रिलेटिव टू अदर स्टेट्स, कि अगर सारी चीजें मिला के आप देखो तो आज भी उत्तर प्रदेश की स्थिति नीचे ही की तरफ है सर। 17 नंबर पे है। आपके नीचे बिग स्टेट्स में हिमाचल, केरल और पंजाब हैं, उत्तराखंड उसके बाद। मतलब कि ओवरऑल स्टेट्स में अभी भी यूपी काफी नीचे की तरफ है। 8th अमंग्स द 20 बिग स्टेट्स इन द मोस्ट इंप्रूव्ड, एंड ओवरऑल अगर रैंकिंग में देखते हैं तो आप 20 में 18 पे कुल मिला के रिपोर्ट का। अभी आने दीजिए और अच्छा, परिणाम आने नहीं। दीजिए और अच्छे परिणाम आएंगे भी। कि सूर्य कुमार यादव को बैटिंग का मौका और मिले थोड़ा सा, हाँ। फिर थोड़ा बेटर होगा। और बेटर होगा। आप इन रिपोर्ट्स को सीरियसली लेते हैं कि आप देखते रहते हैं कि कितना इंप्रूव हुआ, कितना नहीं इंप्रूव हुआ? देखिए, हर एक चीज पर ध्यान है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम 6 वर्ष के अंदर आए हैं, इसको और बेहतर परिणाम आपको नजर आएंगे। आपने एक कोशिश ये की कि हर डिस्ट्रिक्ट में निवेश आए, वो एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि यूजुअली फोकस ज्यादा होता है हेडलाइन इन्वेस्टमेंट नंबर्स पे कि बड़ा प्रोजेक्ट आए। आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके डेलीगेशन जा रहे हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लेके, लेकिन आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अभी आप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्थिति काफी खराब है। वहां पे निवेश क्यों और कैसे आए? देखिए, हमने इसलिए रोड सोच का केंद्र बिंदु दुनिया के अंदर उन 16 देशों में किया था जहां से निवेश आ सकता था। देश के अंदर उन 8 बड़ी सिटी को किया था जहां से कुछ संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन प्रदेश के सभी 75 जनपदों को बनाया। यह हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था। हमें इस बात को नोट करना होगा कि यूपी के अंदर एमएसएमई का देश का सबसे बड़ा बेस भी है और इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर हम लोग प्रमोट करके आगे बढ़ाए हैं। इसने यूपी को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित भी किया है। इसलिए हम जब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो मेरा मानना है कि अब जनपद को भी करना होगा, और इसमें आज के दिन पे किसी भी जनपद की कनेक्टिविटी खराब नहीं है, हर जनपद की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, उसको और बेहतर करने का प्रयास हो रहा है। 10 फरवरी को आप देखेंगे सभी 75 जनपदों में निवेश के प्रस्ताव होंगे और आपको हम पूरी सूची भी देंगे किस जनपद में कितने निवेश के प्रस्ताव आए। लोग आपके काम को देखते हैं, काम करने के तरीके को देखते हैं, आपकी कमिटमेंट को देखते हैं और कहीं ना कहीं तुलना मोदी जी से करते हैं। आप क्या अपने आप को मोदी जी की तरह ढालने की कोशिश करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई सीनियर होता है तो जैसे कोई एंकर ही है, जूनियर एंकर सीनियर एंकर की तरह बनता है, जूनियर बैट्समैन सीनियर एंकर की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। क्या आप अपने आप को मोदी जी की तरह बनाने की कोशिश करते हैं? देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं और मोदी जी हमारे प्रेरणा भी और मार्गदर्शक भी हैं। तो क्या आप कोशिश करते हैं कि उनके जो बेस्ट पार्ट्स हैं उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। कई मर्तबा आपकी उनकी बातचीत होती है, उन्होंने अब तक आपको क्या ऐसा बताया या एक सजेशन दिया, एडवाइस दी जो आपके दिमाग में फिट हो गई कि ये अच्छा आइडिया था? देखिए, हर एक मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा देती है जो 25 करोड़ जनता के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती है। आपके 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक है फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट, आप ग्रेटर नोएडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हमें थोड़ा व्याख्यान दीजिए कि अब तक क्या हुआ है, कितना आया है, क्या वाकई में फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट टेक ऑफ करेगा और करेगा तो क्या बनेगा वहां? देखिए, मैंने अभी इसी बात को लेकर के मुंबई में सभी फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ संवाद किया था। ये बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है और जब आप देखना वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी यूपी के अंदर बनेगी। पर वो तो लग रहा है कि बॉलीवुड बट रहा है एक तरीके से, एक कोई तरह का बटेगा बॉलीवुड है और दूसरा योगी जी वाला बॉलीवुड है, ऐसा नहीं। जो यहाँ पे आ रहा है, बाकी लोग तो वहां से देखिए, दूर हम बांटने के लिए नहीं आए हैं, हम जोड़ने के लिए आए हैं और ये जोड़ेगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं जैसे कैंसल कल्चर है, उस पे आपकी क्या राय? कि कोई नाराज हो गया, मुझे इस एक्ट्रेस के कपड़े पसंद नहीं, इसका नाम पसंद नहीं, इसका धर्म पसंद नहीं, ये फिल्म कैंसिल कीजिए, और आपके यहाँ पे अब फिल्म सिटी है, वहां पे फिल्म बन रही है। चीफ मिनिस्टर के तौर पे अगर कोई ऐसा हो कि इस फिल्म में हमें एक्टर का धर्म पसंद नहीं, लड़की के कपड़े पसंद नहीं, तो आप क्या कहेंगे? को कहता हूं कि कलाकार और साहित्यकार का सम्मान होना चाहिए। हाँ, ये जरूर किसी भी डायरेक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि जन भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। दूसरा, तालिबानी अब संस्कृति यूपी जैसे राज्य के अंदर नहीं चल सकती है। यूपी है, भारत का हृदय स्थल है और यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ेगा। आपका एक दूसरा प्रोजेक्ट है डिफेंस कॉरिडोर का। मैं जानना चाहता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर में वाकई में अब तक
एक्चुअली अचीव किया है? क्योंकि बार बार जब वो AK-203 की बात होती है, वो तो अमेठी में पहले से ही प्रोजेक्ट चल रहा था। आपके हिसाब से डिफेंस कॉरिडोर में क्या टाइमलाइंस हैं, क्या अचीव हुआ है, क्या बना है? देखिए, हमने 6 नोड यूपी के अंदर 6 नोड पे डिफेंस कॉरिडोर का कार्य, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का काम चल रहा है। अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ के अंदर, भारत डायनेमिक्स का झांसी के अंदर कार्य इनका आगे बढ़ चुका है। डिफेंस से संबंधित तमाम इक्विपमेंट के कार्य अलीगढ़ में आ रहे हैं। वहां पर कार्य ऑलमोस्ट जितनी लैंड हमारे पास थी सभी बुक हो चुकी है, सब पे काम प्रारंभ हो चुका है। कानपुर की सारी लैंड डिफेंस कॉरिडोर की जितनी भी हमने रिजर्व की थी उसको हम पहले से ही उसको लोग ले चुके हैं, उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। आगरा और चित्रकूट में अभी बाकी है, उस पे लोग आ रहे हैं, लेकिन अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुका है। और कोविड-19 के बावजूद यूपी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। क्या बिग टिकट प्रोजेक्ट्स है जो वहां पे बनेंगे? ब्रह्मोस का आपने जिक्र किया। ब्रह्मोस का यहाँ ब्रह्मोस बड़ा प्रोजेक्ट, भारत डायनेमिक्स का यहाँ आ रहा है, और भी अन्य बड़े प्रोजेक्ट यहाँ यूपी में आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक बहुत, क्योंकि ये इतना डिपेंड नहीं करता कोस्ट वगैरह पे जहां पे बन रहा है, क्योंकि ज्यादातर तो आत्मनिर्भर भारत की तरह बन रहा है, ये एक बड़ा आइडिया हो सकता है जो आपके एक्सप्रेसवेज हैं, एक्सप्रेसवेज के दोनों तरफ पे इंडस्ट्रियल पार्क्स और कॉरिडोर्स है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे और नासिक, इन एरियाज में बना है। चल लेना यहाँ पे तो काम, ये अलग, ये कार्य अलग से हो रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में डिफेंस से संबंधित जो भी आवश्यक वहां पे इक्विपमेंट बनने हैं, उनके कार्य के लिए उन जगहों को हम लोगों ने रिजर्व किया है, उस पर उससे संबंधित कार्य अलग से हो रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो विकसित होने हैं वो हमारे एक्सप्रेस हाईवेज पे हो रहे हैं। आपका फोकस क्या है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का? आप क्या ऐसा कोई टारगेट लेके चल रहे हैं कि आप यूपी को देश में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती इकोनॉमी बनाना चाहते हैं? हाँ, यूपी की जो इकोनॉमी है आज के दिन पर देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है। हमने अगर कैसे आपसे तो इतने बाकी स्टेट्स बहुत आगे हैं। अभी आप देखें ना, हाँ। यूपी की ग्रोथ रेट वर्तमान में 8% से आगे चल रही है। पहले यूपी भारत को नीचे खींचता था, अब आपकी नेशनल एवरेज से ऊपर है। ये बड़ा चेंज है। नेशनल एवरेज से ऊपर चल रही है और यह एक बहुत पॉजिटिव साइन है। दूसरा है, यूपी ने पिछले 6 वर्ष के अंदर अपनी जीडीपी को दोगुने के बराबर लाने में सफलता प्राप्त की है। क्या ये अचीवमेंट नहीं है यूपी की? नहीं, आप ड्रैग करते थे इंडिया की ग्रोथ रेट को। इनकम को दोगुने से अधिक पहुंचाने में यूपी ने सफलता प्राप्त की है। क्या यूपी की का ये अचीवमेंट नहीं है क्या? यूपी उस दिशा में अच्छा प्रयास किया है, और एक बीमार चीज को सामान्य स्थिति में लाने और फिर उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने में प्रारंभिक उसमें समय लगता। इसी दौरान कोविड-19 भी थी। अब इसके अच्छे परिणाम आगे और बेहतर तरीके से सामने आएंगे। अगले साल बड़ा हमारे पास पोटेंशियल है। अभी हम लोगों ने एग्रीकल्चर का जो फील्ड है यूपी के अंदर, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। यूपी ने अभी उसको डबल डिजिट तक पहुंचाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, अभी हम उसको 5 से 8.5 तक पहुंचाए हैं। जब वो डबल डिजिट में जाएगा और जो यूपी के अंदर उसकी संभावनाएं मौजूद है, वह यूपी को नहीं पहचान देगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो हमारी योजनाएं हैं, उसमें जितनी संभावनाएं देश के अंदर दिख रही हैं, वह एक अलग है। यूपी के अंदर जो मैन पावर है, ये हमारे पास नई संभावनाओं को देता है। और जो 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लेकर के आए हैं अलग अलग सेक्टर की, उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, इस दिशा में। जब मैं देश के बड़े उद्योगपतियों से बात करता हूं, उनमें से कई बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, काफी इंप्रेस होकर जाते हैं। अब मैं मन ही मन ये सोचता हूं कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि यूपी में उम्मीद देखते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप में उम्मीद नजर आती है। उस कहने का मतलब ये, जिनको लगता है कि उगते सूरज को नमन करना चाहिए, कि आगे चल के योगी जी में भविष्य है। देखिए, और योगी जी को खुश रखो इस वक्त। यूपी में कौन निवेश कर रहा है, ये 18 में भी लोगों ने देखा है और 23 में भी लोग देखेंगे। सर, पर फाइनेंस में कॉन्सेप्ट है परपेचुइटी वैल्यू का, कि किस एसेट और किस स्टॉक की
भविष्य में वैल्यू सबसे ज्यादा है। आपको लगता है कि यूपी का भविष्य पहले भी था, यूपी का भविष्य पहले तो नहीं आ रहे आज थे भी है। इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, यूपी के भविष्य को लोगों ने पहचाना ना हो अलग विषय है, लेकिन यूपी का भविष्य पहले भी ऐसा था। नहीं कि वो आप में बहुत भविष्य की प्रतिभा या उम्मीद देख रहे हैं, इस चक्कर में आ रहे हैं। नहीं, छोड़िए, वो विषय ही नहीं है। विषय ये है कि यूपी एक संभावनाओं वाला प्रदेश था। यूपी की इन संभावनाओं को कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुंठित किया था। आज उन संभावनाओं को उससे अलग करके यूपी आगे बढ़ चुका है। ये वाकई में कोशिश बहुत अच्छी है, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में विकास नहीं होगा तब तक इंडिया अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकता। और यूपी में अब तक कई दिक्कतें थी, कम से कम आप उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। अगले साल बड़ा लोकसभा का चुनाव है और फिर से बीजेपी की और पीएम मोदी की कहीं ना कहीं निगाहें उत्तर प्रदेश पे होंगी कि यूपी में क्या होगा। आपने तो एक तरीके से ऑपोजिशन, खासतौर से मायावती जी को तो एकदम बंद ही कर दिया, वो तो कुछ कर ही नहीं, कहीं दिखती ही नहीं है। आपको लगता है कि आपकी और अखिलेश की लड़ाई होगी अगली दफा भी फिर से? देखिए, लड़ाई जो भी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 से बेहतर सीटें पाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बहुमत के साथ केंद्र में फिर से सरकार बनेगी। चलिए योगी जी, आपने हमें बात करने का मौका दिया। काफी वक्त से आप मीडिया से थोड़ा सा दूर रह रहे थे, लेकिन ये एक बड़ा मौका है। 22 लाख करोड़ का अगर आप अनाउंसमेंट करते हैं और 22 लाख करोड़ का एक बड़ा परसेंटेज भी आ जाता है, तो इससे उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी, और उत्तर प्रदेश की अगर तकदीर बदलती है तो हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगी। हमारी शुभकामनाएं। मैंने कहा ना, हमारी जीडीपी से ज्यादा का निवेश आएगा और 10 फरवरी का इंतजार करिए। चलिए, आपने हमें वक्त दिया। देखिए, ये एक हेडलाइन है, ये एक हेडलाइन है और अच्छी बात। इंतजार करिए। नहीं, क्योंकि जैसे जब कोई मैंने 2018 में इस बात को कहा था कि यूपी का जो वार्षिक बजट है उससे ज्यादा के प्रस्ताव आएंगे। उस समय यूपी का वार्षिक बजट 4,28,000 करोड़ का था। हमारे पास 4,68 के प्रस्ताव आए थे, और इस बार मैं कह रहा हूं यूपी की जीडीपी 23 लाख करोड़ है। 23 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आएंगे, आप देखना। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, मैं आपको बताता हूं। इसको फॉरवर्ड गाइडेंस कहते हैं। मतलब कोई सीईओ अगले क्वार्टर का या अगले एनुअल ग्रोथ का फोकस देता है, जैसे आपने दिया कि 22 लाख करोड़ से आ जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट वोटर फिर देखते हैं कि फॉरवर्ड गाइडेंस अचीव हुआ कि नहीं। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं 22 लाख करोड़ लाऊंगा फिर उतने आए नहीं, फिर आप उसको जज करेंगे। मैंने क्या कहा, मैं यहीं तक सीमित नहीं हूं। हमने उसको 3 प्लेटफॉर्म दे दिए ना। निवेश मित्र पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म दे दिया सिंगल विंडो का, एक निवेश सारथी जो एक एमओयू को मॉनिटर कर रहा है, और एक इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम। निवेश को फिर इंसेंटिव दिया जा रहा है। ये तीनों ऑनलाइन है, इसको कोई छुपाने की स्थिति किसी के सामने नहीं होगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। आपने हमें वक्त दिया योगी जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, नमस्ते। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।